तो चलिए भाई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज कोची इंटीग्रल फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके गेट के एग्जाम के अंदर में, एटीसी के एग्जाम के अंदर में 99.9% ऐसे चांसेस होते हैं। गेट के अंदर में तो आप 100% मान के चलिए कि यहाँ पे तो एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना आप लोगों को, और जब एटीसी के एग्जाम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये मान के चलो कि 99.99% यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। हालांकि ये लेंथी बहुत है ये जो टॉपिक है, लेकिन हम इसको बहुत ही शॉर्ट वे में और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें इसके अंदर में पढ़ना होता है। तो इसके अंदर में भाई जैसे हमने बात करी थी डिफरेंशिएशन के अंदर में लेके बात करते हैं। अब आप लोग को ये बोल दिया जाए कि भाई जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है मेरे पास में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका आप इंटीग्रेशन करके दिखाओ। तो अब इंटीग्रेशन करना इतना सिंपल नहीं होता है जो भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उसके थोड़ी सी कहानी आप शुरू की सुन लो भाई। इसके अंदर में दो चीजें होंगी आपके पास में, एक तो होगी कोची इंटीग्रल थ्योरम के नाम से हम याद जानेंगे, और दूसरी जो होगा हमारे पास में कोची इंटीग्रल फॉर्मूला के नाम से हम जानेंगे। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अब आपको समझना होगा कि मुझे कोची इंटीग्रल थ्योरम कब लगानी है और कोची इंटीग्रल फॉर्मूला कब लगाना है। तो बेसिक में आप लोग को जो किताबों के अंदर में लिखा होता है वो चीज़ एक बार बता देता हूँ। इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट विद इन और ए सिंपल क्लोज कर्व सी। ये कह रहा है कि मेरा जो फंक्शन है, कोई एक क्लोज कर्व आप लोगों ने बना दी है, तो उसके ऊपर में क्या है, ये एनालिटिक है। तो इसने कहा कि भाई जो जेड होगा, यानी कि जो जेड वेरिएबल होगा, उसका जो पॉइंट होगा, जिस भी पॉइंट की बात कर रहा होगा, जेड इजकल टू ए की पॉइंट के बारे में बात कर रहा होगा, तो ये हमारा अगर पॉइंट आउटसाइड है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि अगर ये जो पॉइंट है जिसकी बात कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इस इंटीग्रल, ये जो मेरा लूप बना हुआ, इससे कहीं भी बाहर रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि मेरा ये फंक्शन जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, कहानी समझ नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं भैया आप लोगों को, अगर यहाँ पर स्टेटमेंट से कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। तो मैं इसको सिंपल भाषा में आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि भाई हमें जो आगे करना पड़ेगा ना, हमें बोलेगा कि कोई फंक्शन दे देगा और उसको कहेगा कि आप उसको एक इंटीग्रेशन करके दिखाओ मेरे को, और ये हमेशा देगा क्लोज इंटीग्रल के अंदर ऐसे गोला बनाएगा और इसके अंदर में ऐसे करके नीचे सी लिख देगा। तो इसे घबराना नहीं है, इसका मतलब एक क्लोज कर्व की बात कर रहा है। अब क्लोज कर्व कैसे भी हो सकती है, एक सर्किल भी हो सकता है, ये भी एक क्लोज कर्व हो सकती है, तो कुछ भी हमारे पास में वो क्लोज कर्व के बारे में बात करेगा। तो ये कहता है कि अगर मेरे पास में क्लोज कर्व इसने दे दिया है, जो भी फंक्शन हम पढ़ेंगे अब जिसके बारे में, और जिस पॉइंट के ऊपर मैं कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ये बाहर है, इस कर्व से बाहर है, तो हम कहेंगे, डायरेक्टली कहेंगे कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है, इस पूरे इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। अब जो हमें ढूंढना पड़ेगा वो ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये सर्किल किस पॉइंट्स पे बना हुआ है और ये जिस पॉइंट पे मुझे निकालना वो पॉइंट कहाँ पर रखा हुआ है। बस दो काम इसके अंदर में करने और बड़ा मजा आएगा इसको करने के अंदर में। ठीक है, बड़ा देखते ही आप इसको आंसर लगा दोगे, और ये आपके एग्जाम के अंदर में बहुत बड़ी टर्म बना के देगा, लेकिन देखोगे आप छोटी सी चीज़ उसके अंदर में पहचान जो कर्व कहाँ है और पॉइंट कहाँ है, तो इजीली आप उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो कई बार ऐसा हुआ कि कर्व के अंदर में कर्व दे दी उसने, जैसे ये मेरा एक बड़ा बड़ा सारा रीजन है और उसके अंदर में छोटे छोटे रीजन ऐसे बना के दे दिए उसने, दो छोटे छोटे रीजन इसके अंदर में बना के दे दिए, तो आप कैसे करेंगे, ये मेरे पास में C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे, तो टोटल जो इसका आने वाला है मेरे पास में इंटीग्रेशन आने वाला है, यानी कि पूरा का मैं C मान लूँ, तो ये पूरा C क्या बनेगा, इंटीग्रेशन जो छोटा लूप बना है उसका, ये वाले का, और ये इंटीग्रेशन इसका आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब दूसरी बात करें कि भाई मेरे पास में सिस्टम जो है वो जो फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन से समझ में आएगा, सिर्फ आप चीज़ों को पहले ये फाइंड आउट करते चलो कि कब कौन सा यूज़ करना है। अभी मैं थ्योरम की बात कर रहा था कि जब जो पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, वो पॉइंट आपका इस लूप से बाहर है या फिर इस क्लोज कर्व से बाहर है, तो आपको देखते ही टिक करना है कि उसका आंसर आपके पास में 0 आने वाला है। अब मान लो ऐसा हो जाए भाई, किसी के दिमाग में ये आ गया कि नहीं, ऐसा हो कि भाई ये मेरे पास में क्लोज कर्व है जो बनेगी हमारे पास में, जो क्वेश्चन के अंदर में दिया होगा, जैसे उसने दे दिया जेड, ये मेरे पास में 1 दे दिया, तो एक हमारे पास में सर्किल की जो है ये इक्वेशन बनेगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बनाया कि हमने एक सर्किल की इक्वेशन बना ली भाई, ये यहाँ से हमने निकाल लिया और हमने फाइंड किया कि ये कहीं ऐसे लाई कर रही है। इसका मतलब भाई मैं समझाऊंगा, जेड जो मॉडुलस है इसका इक्वल टू 1 के बराबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब जो पॉइंट है पिछले केस के अंदर में इससे बाहर इधर उधर कहीं भी हमारे पास में हो रहा था, तो हम देखते कह रहे थे कि अगर ये पॉइंट मेरे कर्व के अंदर में नहीं आ रहा है, जो कर्व मेरे को क्वेश्चन के अंदर में दी जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो तो मेरे पास में 0 हो गया इनके लिए, तो लेकिन ये यहाँ पर कहीं आ गया, इसके अंदर में कर्व के अंदर में कहीं भी इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, यहाँ आ गया, मतलब इसके अंदर में पॉइंट कहीं पर भी आप लोग को मिल जाता है, तो उसका इंटीग्रेशन हमें निकालना पड़ेगा। और उस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है।
ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई इसके अंदर में सेम वही कहानी है कि एफ जेड जो एनालिटिक होना चाहिए, जो क्लोज कर्व है उसके ऊपर में, और जेड इजक्वल टू एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे पास में सी के अंदर में, मतलब जो क्लोज कर्व हमने मानी है ना उसके अंदर में कहीं हमारा पॉइंट रहने वाला है। तो इसका जो फंक्शन का रिजल्ट निकलने वाला है, यानी इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन की फॉर्म कुछ इस तरह से आप लोग को मिलने वाली है। ये मिलेगा जो क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा कि ऊपर तो आपको एफ जेड फंक्शन मिलेगा और नीचे इसके पोल टाइप में मिलेंगे। पोल मतलब जो जिसके ऊपर हमें ये देखना पड़ता है कि एनालिटिक है या नहीं है। तो जेड माइनस में ए ये मेरे पास में आ गया, और इस पूरे का आप लोग को निकालने के लिए बोला जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर में मिलेगा आप लोग को। तो आप डायरेक्टली इसका जो आंसर लगाएंगे ना, वो आंसर क्या होगा आपके पास में, दैट विल बी 2 पाई आयोटा। ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को, 2 पाई आयोटा रहेगा। और फंक्शन जो ये फंक्शन ऊपर रहेगा ना, ये ऊपर ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको एफ जेड मान रहे हैं, तो ये ए वैल्यू रखनी है इसके अंदर में, एफ ए वैल्यू रखनी है। अब बात करें कि ए वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, तो ए वैल्यू जो इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू मिलेगी हमें, जब भी क्वेश्चन करेंगे हमेशा ऐसा ही मिलेगा, जेड माइनस ए की फॉर्म में, जेड प्लस ए की फॉर्म में, जेड माइनस आइटा की फॉर्म में मिलेगा। तो अलग अलग फॉर्म के अंदर में हमें मिलने वाला है। तो ये यहाँ से जो इसको ना जीरो के बराबर पुट करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास में। तो वो ए की वैल्यू यहाँ पर अपने को पुट करनी है इस फंक्शन के अंदर में, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो आपके सामने बनेगा। ठीक है। अब मान लो हुआ ये तो कि अगर हमारे पास में हायर ऑर्डर के लिए निकालने के लिए बोल दिया जाए कि यहाँ पर तो हमारे पास में खाली जेड माइनस ए था, अब वो हमें ये दे दे कि जेड माइनस ए और इसकी 2 पावर दे दी इसने, 2 पावर आ गई मेरे पास में, तब इसका कैसे निकालेंगे भाई। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखना कि जैसे हम यहाँ पर इसको बहुत डेरिवेशन के साथ में लेके आते हैं, तो 2 पाई आइटा तो बिल्कुल ऐसे ऐसे रहेगा, 2 पाई आइटा मेरे पास में आ गया। अब देखो यहाँ पर पावर जो n+1 है ना भाई, जैसे आप लोगों ने कहा कि z माइनस ए और ये पावर मैंने 3 दे रखी है नीचे जो इसके डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा वो उस पावर से एक कम हो जाएगा, यानी कि उतना उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे पहला डिफरेंशिएशन f1 लिख दिया मैंने, फिर उसका डबल डेरिवेशन करो तो आपके पास में 2 आ गया, यानी कि 2 लिख दूं या फिर मैं डबल डेरिवेटिव लिख दूं। तो जो फंक्शन की वैल्यू बनेगी ना मेरे पास में, एफ जेड की जो वैल्यू बनेगी उसको डबल डिफरेंशिएट करना है, और फिर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद में उसकी क्या वैल्यू पुट करनी है, जहां पर भी जेड होगा वहां पर आपको ए पुट कर देना है। ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एन, उसका हमारे पास में फैक्टोरियल आ जाएगा। तो एन आपके पास में ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, जब भी आपके पास में क्वेश्चन कैसा हो, जब आपके पास में हायर ऑर्डर का मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास में जो पोल मिलेंगे जो इसके डिनोमिनेटर में खाली एक पावर का रखा होगा, तो आप डायरेक्टली उसके अंदर में क्या लगाएंगे, 2 पाई आइटा एफ ए आप उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और आप लोगों के पास में आंसर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसको और खूबसूरत तरीके से इसके एग्जाम्पल्स के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, कहानी यहाँ से शुरू होती है अपनी कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, देखो कहाँ से कैसे ढूंढ के लेके आना है कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पर मेरे पास में क्वेश्चन गिवन है कि ई जेड प्लस में साइन जेड की पावर क्यूब, कोस हाइपरबोलिक जेड, जेड माइनस 3 का क्यूब और जेड माइनस 6 4 का 6 का 4 टाइम्स आ गया, जेड माइनस 5 इसका पूरा होल आ गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका जो क्लोज कर्व है ना, इसके क्लोज कर्व का क्रॉस निकालना है, और क्लोज कर्व का इसने इक्वेशन दे दिया मेरे पास में, क्या दे दिया, मॉडुलस जेड दैट इज इक्वल टू 3/2 इसने दे दिया। अब कहानी यहां से समझना भाई थोड़ी सी, जब भी आप लोग को ऐसे मिलेगा क्वेश्चन के अंदर में जेड इक्वल टू, यहां पर कुछ भी आपको वैल्यू दे देगा, मान लो उसने दे दिया ए वैल्यू दे दी या बी वैल्यू दे दी, कुछ भी आप लोग को यहां से प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। तो यहां पर मैं जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर इसने दिया मेरे को 3/2 दिया है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इसको 1.5 है भाई। तो ये एक हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसकी, सर्किल की। तो सर्किल की जो इक्वेशन होती है उसके साथ में मैं बता देता हूं, ये होती है जेड माइनस ए, ठीक है, ये मॉडुलस होगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू आर। अब इसके साथ में कंपेयर करके देखो, तो ये जो ए है ना, ये हमें बताएगा कि जो कर्व है, जो हमारे पास में कर्व बनेगी उसका सर्किल कहां पर हो, मतलब उसका सेंटर कहां पर होगा, उसका ओरिजिन कहां पर होगा। अब इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपने कहा कि जेड माइनस 0 है भाई ये, और इसका ये मेरे पास में मॉडुलस आ गया। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है उसके ऊपर में, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ जेड माइनस में 0 और उस पूरे का मॉडुलस दैट विल बी इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से देखते हैं, पहला पॉइंट आपको ये चूज करना पड़ेगा कि मेरी इक्वेशन के अंदर में जो सर्किल बनने वाला है उसका ओरिजिन कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि भाई इसका ओरिजिन 0 पे है, 0/0 के ऊपर में। तो आपकी जो सर्किल बनेगी ना, ऐसे आप एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं,
तो ये इसका सर्किल हो गया भाई, ये इसका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, जो इसका मेरे पास में जो ओरिजिन है वही इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया। अब ये जो इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो ये कह रहा है कि r इक्वल टू 1.5 है, यानी कि सर्किल का जो है वो रेडियस कितना रहने वाला है, वो आपके पास में 1.5 रहने वाला है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से जब भी आप लोग के पास में क्लोज कर्व की इक्वेशन मिलेगी, कुछ इसी तरह की मिलेगी हमेशा, जिसको आपको हमेशा और हमेशा इस इक्वेशन से कंपेयर करवाना है, z माइनस ए इसका पूरे का मॉडुलस, और यहाँ पर जो लिखा होगा वो आपका r के साथ में कंपेयर करवाना है। तो ये हमें बताएगा ओरिजिन कहाँ है, और ये हमें बताएगा कि कितने रेडियस की हमारे पास में कर्व लेके चलनी पड़ती है। तो इस पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर में क्या गिवन है भाई, यहाँ पर मेरे पास में गिवन था कि जो भी कर्व है मेरे पास में z इक्वल टू 1.5 में बोल दूं, तो 1.5 का मतलब यहाँ 1.5, यहाँ 1.5, ये 1.5 और ये 1.5, तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास में क्या बनने वाली है, क्लोज कर्व मिल गई। यानी कि मैंने कर्व जो थी वो तो मैंने पहले बना ली। तो पहला स्टेप मेरा ये होना चाहिए कि मुझे ये जो लास्ट वाला गिवन डेटा है ना, उसको उठा के मुझे पहला सर्किल डिजाइन करना है, और सर्किल जिसने डिजाइन कर लिया ना, या कर्व जिसने डिजाइन कर ली, समझ लो उसका क्वेश्चन वहीं के वहीं खत्म हो गया। अब तो बस कहानियां बच गई उसके अंदर में जो करनी है। ठीक है, तो करो, आपको बनानी समझ में आई कि कैसे आप इसको बनाते हैं। अब क्योंकि ये मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है तो इधर रियल पार्ट होंगे और यहाँ पर मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास में 1.5 है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 1.5 आइटा लिखूंगा भाई। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपकी जो भी वैल्यू होगी 1.5 होगी, आइटा होगी, और यहाँ पर -1.5 होगी, और यहाँ पर नीचे जाओगे इस पॉइंट को आप कंसिडर करोगे, दैट विल बी 1.5 आइटा, -1.5 आइटा हो गया। ठीक है, अब चलो अब क्वेश्चन के ऊपर में इसकी कहानी शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने वही किया जो मैंने स्टेप्स आप लोगों को अभी बताए हैं, कि पहले आप लोगों ने इसके साथ में कंपेयर किया, उसकी ओरिजिन आपको पता लग गई, इसका रेडियस आप लोगों को पता लग गया, यानी क्वेश्चन के आपके दोनों चीज़ें पता लग गई है। ओरिजिन 0 पे, रेडियस 1.5 पे। अब देखो दूसरे स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, ये सर्किल आप लोगों ने डिजाइन कर ली, बिल्कुल कर ली। अब दूसरे स्टेप में आपको ये करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जो भी डिनोमिनेटर है ना उसको 0 के बराबर पुट कर देना है, ताकि हमें पोल्स की वैल्यू मिल जाए। ये पोल्स होते हैं, ये जो पोल्स होते हैं जहाँ पे हमें एनालिटिक चेक करना पड़ता है हमारा फंक्शन है या नहीं है, तो यहाँ पोल्स को हम 0 के बराबर में पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन मैंने पुट करी z-3, दैट इज इक्वल टू z-3 का होल क्यूब है 0 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 3 3, क्योंकि क्यूब है ना तो 3 आ गई हमारे पास में। दूसरे की पुट करेंगे z-6, दैट इज पावर 4, देन वी विल गेट 4 टाइम्स 6, तो आप लोग को 6 रूट में जो 4 रूट मिलने वाला है, दैट विल बी 4 टाइम्स 6 6 6 6, 6 बार जो 4 बार आप लोगों को 6 मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग के पास में है z-5, इसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे तो आप लोग को वैल्यू क्या मिली z की, 5 5 5। तो अब देखो मेन जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों को ये क्या मिल गई, ये आप लोगों को a की वैल्यू मिल गई है भाई, ये a की वैल्यू, ये a मेरे पास में जो हमारे पास में कंसिडरेशन में लेके चलने कि मेरा पॉइंट कहाँ पर रखना है। ठीक है, जो हम कंसिडर कर रहे थे ना कि हमें जो पॉइंट देखना पड़ता है, तो आपने कहा कि भाई z जो मेरे पास में 3 3 3 है। अब इस इक्वेशन जो मेरे पास में लूप बना है ना, ये पूरा जो लूप बना है, कंटूर बना है जिसको हम बोलते हैं, तो इसके अंदर में चेक करो क्या 3 कभी लाई कर सकता है, 3 पॉजिटिव में है ना, यानी कि इसके अंदर में जो रियल एक्सिस पे आना चाहिए, तो रियल एक्सिस पे तो मैक्सिमम 1.5 तक आ सकती है और इधर 1.5 तक आ सकती है, यानी कि 3 जो है वो यहाँ कहीं रहा होगा। अब अगले पॉइंट को पकड़ो 6 को, तो 6 कहाँ रहा होगा, वो 6 यहाँ कहीं रहा होगा इस पॉइंट पर। 5 कहाँ रहा होगा, 5 इनके बीच में रहा होगा। अब मेरे को बताओ कि मुझे इसके ऊपर में कोची इंटीग्रल थ्योरम लगानी है या कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझा कि भाई ये सारे पॉइंट्स मेरे इस कंटूर से या फिर इस कर्व से बाहर हैं, तो इसके ऊपर में कौन सा लगेगा, कोची इंटीग्रल थ्योरम लगेगी, जो ये कहती है कि अगर सारे पॉइंट्स मेरे इससे बाहर हैं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0। ठीक है, तो देखो इसने डराने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया आपको, हाइपरबोलिक फंक्शन भी दे दिया, ठीक है, साइन जेड की पावर क्यूब भी दे दी। और आप लोगों को अगर ये चीज़ें नहीं पता होता कि ये कंटूर कैसे बनेगा, क्लोज लूप कैसे बनाना मेरे को, या क्लोज कर्व कैसे बनानी है, तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली अपने एग्जाम के अंदर में छोड़ के आते। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आई कैसे आप लोग को क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। नहीं आया तो कोई इशू नहीं, अब और बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 आप लोग को समझ में आ गया कि अब आप लोग को ये चेक करना है कि पॉइंट जो है मेरे इनसाइड है या आउटसाइड है। अगर पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई कर रहे हैं तो आपको कोची इंटीग्रल थ्योरम लगानी है, यानी कि आपका जो रिजल्ट बनने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 0, डायरेक्टली आपको वहां पर पुट डाउन कर देना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में पोल्स बाहर लाई कर रहे थे वो तो यह हो गया हमारे पास में। अब इनसाइड जब आ जाते हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये कुछ कंटूर हैं जो आप लोगों को समझ में आने चाहिए कि कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये समझाया था कि जेड मॉडुलस अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि ओरिजिन पे है मेरे पास में भाई z -0
और इक्वल टू आर के बराबर में प्रूव करेंगे तो आप लोगों को पता है कि भाई इसका जो सेंटर है वो मेरे पास में यहाँ पर आ गया, तो इसका डायरेक्टली आप लोगों ने ऐसे बना दिया। ठीक है, दूसरा ये, अब आप लोग के पास में ये वैल्यू आ गई, तो इसमें आप कंपेयर करेंगे तो इसका सेंटर कहाँ पे आ गया, ए पर आ गया ना। जब आप लोग इसको कंपेयर करते हैं, जेड माइनस ए की वैल्यू मान लो 1 कर दी मैंने, और ये मॉडुलस इक्वल टू मैंने 2 कर दिया, तो अब कैसे बनाओगे, तो आपको पता चला कि ओरिजिन इसका कहाँ पर है, 1 पर है। तो आप जाएंगे भाई, ये मेरे पास में पूरा एक्स और वाई एक्सिस है, ये मेरे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास में सेंटर हुआ 1 पर, ये सेंटर हो गया भाई। अब ये कह रहा है कि इसका जो रेडियस है वो मेरे पास में 2 है, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, 2 दे रखा है इसने। तो 2 होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस सेंटर से 2 पॉइंट आगे जाना पड़ेगा, यानी कि ये तो ऑलरेडी 1 था, 2 और ये हो गया मेरे पास में 3। उसी तरह से ये 0 और ये मेरे पास में कितना आएगा, -1 पे आएगा, ऐसे तो आएगा भाई। ठीक है, अब ये जो सर्किल बनेगा वो ऐसे हमारे पास में सर्किल बन जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये आप, अगर आप लोग को वैल्यू ऐसे दे दी जाती है तो आप लोग के पास में सर्किल ऐसे बनेंगे, यानी कि इसका सेंटर कहाँ पर आ जाएगा, मेरे पास में 1 आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पर 2 दे दिया तो इसका सेंटर कहाँ चला जाएगा, इस 2 पर चला जाएगा। अब 2 से आप लोग इधर और 2 मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास में उसका सर्किल का जो रेडियस है वो 4 होने वाला, मतलब 2 होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेंटर मान लिया तो 1, और फिर यहाँ पर जाएगा 2, तो ये तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई है। उसी तरह से आप यहाँ से मूव करेंगे, 0 1 हो गया, जी और 1 से 0 आ जाएंगे, 2 हो गया, यानी कि 2 हो गया। अब आपकी सर्किल कुछ इस तरह की बनती चली जाएगी। मतलब जैसा भी चाहेंगे आप लोग इस सेंटर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप उसके अपने सेंटर को मूव करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग के पास में ये वैल्यू बन गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। अगर आप लोग के पास में कॉम्प्लेक्स आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो पिछले के अंदर में माइनस का केस यूज किया है, तो प्लस का भी हम केस यूज कर सकते हैं। उसके अंदर में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में था, अभी आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी आ सकता है। उसी तरह से जेड माइनस ए आई हो गया, तो सिंपल सी बात है कि भाई इसका हमारे पास में जो सेंटर है वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, ए आई पर हो गया, और ए आई यानी कि इसको इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे तो हमारे पास में सेंटर ऊपर की साइड में यानी पॉजिटिव आएगा, तो ये ए आई हो गया। और आर इसका रेडियस है, तो आप यहाँ पर सेंटर से इसका रेडियस बना लेंगे। ओके, अगर मेरे पास में कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाए, जेड माइनस में ए प्लस में आइटा बी आ जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस में आइटा बी आपको लोग को चेक करना है, यानी कि उसका ओरिजिन यहाँ पर आ गया। ठीक है, ए माइनस में आइटा बीटा आ गया। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, तो आप लोग के पास में ए माइनस आई बी आ गया। तो यहाँ पे आप करेंगे कि ए की वैल्यू रियल तो मेरे पास में ए हो गया, और जो मेरे पास में इमेजिनरी है दैट विल बी माइनस आइटा बीटा, वो आप लोगों को नीचे मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेंगे, ये सेंटर मिल गया आप लोग को, यहाँ से आप आर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इस तरह से आप लोग इसके कंटूर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में ज़्यादा यूज होगा वो हमारे पास में जेड इक्वल टू आर होने वाला है, और मेरे पास में जेड माइनस ए वाला ज़्यादातर यूज होगा। यूज ये भी होंगे हमारे पास में, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी एग्जाम के अंदर में कम देखी गई है, तीसरे और चौथे वाले की, तो आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छे से कंसेप्ट के ऊपर में पकड़ बनेगी आप लोगों की। जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जेड स्क्वेयर माइनस में 2z प्लस में 2, और इस पूरे का आप लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, क्लोज इंटीग्रेशन निकालना है। किसके अक्रॉस निकालना है, क्लोज कर्व के अक्रॉस निकालना है, जिसकी वैल्यू आप लोग को दी गई है z-1 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो पहला काम आप लोग को क्या होना चाहिए भाई, इसको भूल जाओ, पहले काम के लिए आप इसको भूल जाओ। आपको पीछे वाली कर्व पकड़नी है, पीछे वाला जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, उस कर्व को पकड़ो, और इस क्वेश्चन के अंदर में आप उसके ओरिजिन निकालो और उसके रेडियस के बारे में बात करो। तो ओरिजिन भी निकालना आपको आ गया भाई, और रेडियस भी आप लोगों को निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो आपने कहा कि भाई इसका जो ओरिजिन है वो तो 1 पे होगा, और इसका रेडियस मेरे पास में कहाँ है, 1.5 है। तो भाई इसका सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे आप इसकी एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। तो आप लोगों ने सर्किल ड्रॉ किया भाई, क्योंकि मेरे पास में जो वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास में सेंटर हो गया, ये 1.5 का रेडियस है, तो 1 यहाँ और थोड़ा सा आपको इधर आना पड़ेगा माइनस साइड में। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग के पास में 1.5 यहाँ से मूव करेंगे तो लगभग आपका 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 हो गया, तो ये ऐसे आप लोग का सर्किल बनने वाला है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास में जो सर्किल बन रहा है ये गिवन फॉर्म में आप लोग के पास में बनकर आ गया है। अब देखो क्या करना है, दूसरे टर्म में मेरे को क्या करना है कि जो मेरे पास में डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है उसको किसके इक्वेट करना है, स्टेप 2 के अंदर में आपको 0 के इक्वेट कर देना है। तो 0 के इक्वेट करेंगे तो आप लोग के पास में जेड की जो वैल्यू बनने वाले दैट विल बी 0.5 बनेगी। अब देखो कि ये जो वैल्यू बनी है भाई मेरे पास में, जो डिनोमिनेटर को 0 पुट करने के बाद में जो वैल्यूज़ बनी है, क्या वो मेरे कंटूर से बाहर है, यानी क्लोज कर्व से बाहर है, या फिर मेरे पास में अंदर है। तो आपने कहा कि भाई ये 0.5 है, और ये मेरे पास में जो वैल्यू आ रही थी 2.5 है। तो अब बताओ कि 0.5 जो है वो इस क्लोज कर्व के अंदर में लाई करेगा या बाहर लाई करेगा, भाई वो कहीं यहाँ कहीं कर रहा होगा। ठीक है, 0.5 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। अगर ये यहाँ लाई कर रहा है तो इसका कंफर्म है कि ये जो पॉइंट है मेरा क्लोज कर्व के अंदर में है।
और क्लोज कर्व के अंदर में है तो मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि ये इसके लिए मुझे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करना आप लोगों को पता है कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आप लोगों ने समझा है उसके बारे में कि अब आप लोग इसके अंदर में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू एफ जेड। पहला जो कर्व्स है तो हमें ये पता चला कि वो इनसाइड है या आउटसाइड है मेरे पास में। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर में हमें इसका कोचिंग इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसका आप लोगों को बताया गया था कि एफ जेड दैट विल बी इक्वल टू जेड माइनस ए डी जेड आप लोगों को गिवन है। क्या इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन गिवन है? बिल्कुल जी, इसी फॉर्म में आप लोगों का क्वेश्चन गिवन है। देखो नीचे जेड माइनस ए आ रहा है और ऊपर फंक्शन ऑफ जेड आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर में आप लोग इसका जो रिजल्ट बनने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आइटा और एफ ए, यानी कि जो भी आपकी यहाँ से वैल्यू आएगी जो जीरो के इक्वेट करने के बाद में आपने देखा था कि 0.5 आया था, तो उसके ऊपर में इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो भाई करके देखो, आपको एफ जेड पता लग गया। एफ जेड जो उसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ था, क्या लिखा था भाई? देखो अपनी नोटबुक में जेड स्क्वेयर माइनस में 2z प्लस 2 रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या करना है आपको? जेड की जगह पे 1/2 या फिर 0.5 वैल्यू आप लोग को पुट करनी है, क्योंकि फंक्शन ऑफ ए चाहिए ना मेरे को। तो ये 2 पाई आइटा तो मेरे कांस्टेंट रहने वाला है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकालना होता है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई इसकी, कि अगर आप लोग के पास में ऐसा कोई फंक्शन बन रहा है तो आप डायरेक्टली उसका रिजल्ट ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट करी, तो एफ ए की वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो आप लोग के पास में मिलती है ये -3/4 प्लस में 2, और जब इस पूरे को सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 5 पाई आइटा बाई 2 आप लोग को आंसर मिलने वाला है। यानी कि जो स्टेप आप लोग के ना स्टेप बाय स्टेप आप समझो। पहला काम मुझे कर्व बनानी है, तो कर्व आप लोगों ने बना ली। दूसरा काम, जो डिनोमिनेटर है उनको जीरो के बराबर पुट करके देखो, और पुट करके देखने के बाद में जो मेरे पास में पॉइंट्स आए अब उनको चेक करो कि क्या वो मेरे इस कर्व के अंदर में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं ना भाई लाई, तो डायरेक्टली उसका आंसर जीरो होगा। और अगर इस कर्व के अंदर में लाई कर रहे हैं, देखना पड़ेगा ना ये आप लोग को रियल एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है ये, और इमेजिनरी एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन साइड में लाई कर रहे हैं तो सीधा फॉर्मूला है आपके पास में कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। इसके अंदर में आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को ये फॉर्म मैच करवानी है, और ये 2 पाई आइटा और एफ ए यानी कि जो फंक्शन ऑफ एफ जेड था वहाँ पर आप लोग को ए की वैल्यू पुट डाउन करके आपका रिजल्ट निकाल के दे देना, ठीक है। चलिए और समझते हैं इसको अच्छे से, अगले क्वेश्चन के अंदर में और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को, ये गेट 2012 में भाई तीनों ब्रांच के अंदर में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इन के तीनों एग्जाम के अंदर में देखा गया था क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिसके कारण ये तीनों एग्जाम में रिपीट हुआ था। देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि मेरे पास में फंक्शन गिवन है 1/z प्लस 1 माइनस में 2 डिवाइडेड बाई z प्लस में 3 गिवन। अब कह रहा है कि इफ c इज ए काउंटर क्लॉकवाइज पाथ इन z प्लेन सच दैट z प्लस में 1 दैट विल बी इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी गई थी इसके अंदर में, और इसके आंसर आप लोग को दिए गए थे -2 -1 1 2। अब जिसने नहीं पढ़ रखा था ना भाई वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गया कि ये काउंटर क्लॉकवाइज क्या होते हैं, ये कैसे निकालेंगे हम। इतनी बड़े बड़े इसने ना जो डिजिट्स थे, नंबर्स थे, वो यहाँ पर लिख दिए कि आप देखकर घबरा जाते हैं। नॉर्मली तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो देख के घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोगों ने सोचा होता ना तो बहुत अच्छे से इसको सोल्व कर लेते। पहला काम मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कर्व को पकड़ो, कि कर्व किसके बारे में बात कर रहा है। तो आपने पकड़ा, अरे भाई मेरे पास में तो कर्व ये है z प्लस में 1 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इसको कंपेयर कर लो भाई। सबसे पहले आप लोगों ने कंपेयर किया तो आपको ओरिजिन मिल गया, दैट इज -1 और 0 मिल गया। यही मिलेगा ना, जब आप z प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपको z की वैल्यू क्या मिलने वाली है, दैट इज -1 आप लोग को मिलने वाली है। तो वही तो है ओरिजिन इसका, तो ओरिजिन आपको मिल गया -1 0 मिल गया। रेडियस बताओ भाई, रेडियस आप लोगों ने कहा जी ये तो 1 मिल गया, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया भाई। तो बना लो भाई जल्दी से इसकी कर्व। तो आपको ये पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है, तो ये 0 है मेरे पास में, ये कहीं यहाँ पर -1 होगा, यानी कि ये -1 है मेरे पास में पॉइंट। तो अब ये मेरे को ओरिजिन मिल गया। अब इसका रेडियस मेरे को कितना गिवन है, रेडियस आपको 1 गिवन है, तो यहाँ से 1 आप इधर जाओ, 1 यहाँ जाओ और 1 यहाँ जाओ, तो आप लोग देखेंगे कि ये 1 इधर जाने से मैं ओरिजिन पे पहुँच गया। तो ऐसे मेरे पास में एक सर्किल बन गई, यानी कि ये 1 है और ये मेरे पास में -1 था, तो इधर जाओगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, -2 हो जाने वाला, ये -2 हो गया ना इधर में, ओके। और नीचे जाओगे तो आपके पास में 1 बनने वाला है। चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब इसको समझते हैं कि क्या इसके अंदर में नेक्स्ट अब पूछा उसने,
ठीक है, ये करो आप लोगों के पास में नीचे भी मैंने बना के दिखा रखी है, वहाँ से आप समझ लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि जो भी आपके पास में फंक्शन है उसके ऊपर में काम करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो था मेरे पास वो अलग अलग फॉर्म में गिवन है। यहाँ पर मेरे पास में ऊपर न्यूमरेटर के अंदर में कोई जेड की फॉर्म नहीं दे रखी, तो कोई इशू नहीं, हम इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने इनिशियल में बताया था कि 2 कंट्रोल लूप इसके आप बना सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इसके पूरे का इंटीग्रल लूँ, मतलब क्लोज इंटीग्रल ले लें। तो आप लोग यहाँ से आपका क्लोज इंटीग्रल 1/z माइनस में 2 डिवाइडेड बाई z प्लस में 3 का भी ले सकते हैं। तो इंडिविजुअली भी आप इसको लिख सकते हैं कि इसका क्लोज इंटीग्रल माइनस इस पूरे वाले का क्लोज इंटीग्रल। बहुत अच्छी बात भैया, आप लोगों ने लिख लिया इसको। अब क्या करना होता है आपको, जो फॉर्म आप लोगों को मिल गई ना क्लोज इंटीग्रल की, इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं स्टेप 2 के अंदर में। तो स्टेप 2 के अंदर में 0 पुट करके देख लो भाई, इसका z+1 उठाओ तो आप लोगों को z की वैल्यू -1 मिली, इसका z+3 उठाओ तो यहाँ से आप लोगों को z इजिकल टू -3 मिल गया। अब चेक करो कि भाई दोनों में से कौन सा पॉइंट मेरे क्लोज कर्व में मिलेगा। अगर क्लोज कर्व में नहीं मिलेगा तो वो तो उसका तो रिजल्ट 0 हो जाना है, डायरेक्टली आप देखते ही लगा दोगे इसका। ठीक है, इफ़ यू फाइंड द पॉइंट आउटसाइड द क्लोज इंटीग्रल, जो आपके पास में कर्व मिली है आउटसाइड द कर्व, देन द रिजल्ट विल बी डायरेक्टली 0, अदरवाइज यू हैव टू अप्लाई द कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यू विल फाइंड दैट z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1 हियर, इट लाइज इनसाइड द कर्व, बट z इज इक्वल टू -3, तो -3 कहाँ रहा होगा भाई, -3 तो यहाँ कहीं रहा होगा ना, हियर, और ये मेरे पास में -2 है, तो -3 आपका बाहर रहा है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आने वाला है ना भाई इसका रिजल्ट तो डायरेक्टली क्या हो गया मेरे पास में 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना मेरे पास में कर्व में लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसके लिए कोची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर वो पॉइंट आपका लाई नहीं कर रहा है तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली आप 0 पुट डाउन कर सकते हैं। लेकिन भाई ये पॉइंट मेरा लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट लाई कर रहा है तो मेरे को तो तरीका बताया गया है ना कि आप इसके लिए कोची इंटीग्रल थ्योरम लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको यूज़ किया, दैट विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल 1/z प्लस में 1 dz। अब फंक्शन मेरे को बताओ, फंक्शन ऑफ z क्या है भाई मेरे पास में, जो इसके न्यूमरेटर में रहता है ना, आप ऐसे लिखते हैं ना fz डिवाइडेड बाई z माइनस में a की फॉर्म में रखा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि fz तो मेरे पास में ऑलरेडी 1 बना हुआ है, जो फंक्शन है 1 है, तो कोई इशू नहीं है हमारे पास में। अपने फंक्शन की वैल्यू जो है f-1 पॉइंट पे जब z इज इक्वल टू z प्लस में 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल में, तो आपको a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, दैट इज इक्वल टू -1। तो आप -1 पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऑलरेडी ये अपने आप में कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या बनने वाली है आपके पास में 1 बनने वाली है। तो आप लोग को ये फॉर्मूला पता है कि इस तरह की कोई फॉर्मेशन आप लोग को मिले तो आपको क्या निकालना पड़ता है, उसका डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2πi/fa। ये निकालने के लिए ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो fa की वैल्यू आपके पास में कितनी बन गई है, अभी आप लोगों ने कहा कि ये वैल्यू मेरे पास में 1 बन गई है, तो आपके पास में जो रिजल्ट बना दैट विल बी इक्वल टू 2πi मिला। लेकिन भाई क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था आप लोगों से, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपको निकालना है 1/2πi/fz dz का आंसर निकाल के दिखाना आप लोगों को। लेकिन आपने निकाला क्या भाई, आपने तो क्या निकाल दिया, आपने निकाला fz z-a/dz का फॉर्मूला निकाला आप लोगों ने, इसका आंसर निकाला है। तो आपको ये निकालने के लिए इसको नीचे ले आओ, इसके न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर में लेके आओगे, तो जैसा क्वेश्चन ने पूछा था वैसी फॉर्म बन गई हमारे पास में, बिल्कुल जी वैसी की वैसे फॉर्म हमारे पास में बन गई है, यानी कि 1/2π इधर आ गया, fz dz आप लोग को यहाँ पर मिल गया। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में क्या बचा, खाली fa बचा, और fa की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर निकाली है कि fz जो है अपने आप में कॉन्स्टेंट है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास में 1 बनी हुई है। तो यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी 1। अब बात करें कि यार इस क्वेश्चन के अंदर में ऐसा क्या था। अगर भाई यहाँ पर आप लोगों ने ये समझते ना, थोड़ा सा ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, यहाँ पर एक काउंटर क्लॉकवाइज दिया गया, तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं ऐसे तो चेक करते हैं। तो इस केस के अंदर में जो भी वैल्यू काउंटर क्लॉकवाइज दिया है तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा +1। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि इफ सी इज ए क्लॉकवाइज पाथ इन जेड प्लेन, तो क्लॉकवाइज ऐसे हो जाता, तो इस केस में आपका जो आंसर आने वाला था दैट विल बी -1, यानी कि जो आपका रिजल्ट आता है, जो भी आप लोगों का रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट बन के आता है, उसके अंदर में आप माइनस लगा देते। कब, जब वहाँ पर क्या दे रखा होता है, काउंटर दे रखा होता है।
चलिए बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, और ये जो हमारे पास में 2001 गेट के अंदर में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर में आपको छोटा सा जो मैथमेटिकल टूल है वो लगाना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं, cos 2 पाई जेड 2 z माइनस में 1 और z माइनस में 3 dz, फिर सी इज ए क्लोज कर्व गिवन बाई जेड इजक्वल टू 1। तो भाई मैंने क्या कहा था, स्टेप 1 पकड़ना है। स्टेप 1 क्या कहता है कि आप अपने क्लोज कर्व को पकड़ो, इसको भूल जाओ, अभी इसको नहीं पकड़ना अपने को तो क्लोज कर्व पे काम करना है। क्लोज कर्व आपने उठाई, दैट इज इक्वल टू जेड इजक्वल टू मॉडुलस जो 1 है उसका। तो आप लोगों को बार बार मैं समझा चुका हूँ कि ये मेरे पास में एक सर्किल की जो इक्वेशन गिवन है, तो आप लोगों ने सीधा बना लिया इसका कि ये कुछ इस तरह का मेरे पास में सर्किल बनेगा, जिसका ओरिजिन जो है वो 0 0 पे है और इसका रेडियस है वो 1 है। तो इधर 1 आ गया, इधर माइनस आइट आ गया, सॉरी ऊपर प्लस आइट आ गया, नीचे मेरे पास में माइनस आइट और इधर -1 वैल्यू आ गई। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है डिनोमिनेटर को आपको 0 के बराबर पुट करना होता है। लेकिन भाई जिसको 0 के बराबर पुट करने से पहले ना थोड़ा सा ये सोच लेना कि हमने फॉर्म पढ़ी थी ऐसे z माइनस ए की, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, इसके साथ में कोई कोफिशिएंट आ गया, यानी कि 2 इसने मल्टीप्लाई कर दिया बाहर। तो ये तो मेरी स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं हुई है। जो हम पढ़ते हैं ना कि हमारे पास में फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, एफ जेड दैट इज इक्वल टू जेड माइनस ए की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इसने 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ में। तो कोई बड़ा इशू नहीं है भाई इसके चीज़ को लेके। आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, और 2 कॉमन निकालेंगे तो आप लोगों के पास में क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू जेड माइनस में 1/2 बन गया भाई। ये क्या वही स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई मेरे पास में, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, 2z-1 की। तो ये मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बन जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 2 बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बनने वाला है, दैट इज इक्वल टू cos 2 पाई जेड 2z माइनस में 1/2, और दूसरा आप लोग के पास में जो था z-3 था। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी कन्वर्ट हो चुकी है, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट कर दो। तो डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट करेंगे तो आपको मिलने वाला है दैट इज इक्वल टू, इसको पुट करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, और दूसरे को पुट करेंगे तो आप लोग के पास में 3 मिलेगा। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, पिछला जो केस था ना उस क्वेश्चन के अंदर में मैंने क्या किया था, यहाँ से आप पहले ये पॉइंट मेरे को बताओ कि कौन सा पॉइंट इसके अंदर में लाई कर रहा है। तो आपने कहा जी ये मेरे पास में केवल और केवल ये पॉइंट लाई कर रहा है, और 3 तो इसके बाहर चला गया है। भाई 3 तो यहाँ कहीं है ना, यहाँ इस पॉइंट पर है तो 3 तो इसके बाहर चला गया, केवल और केवल मेरे पास में 1/2 लाई कर रहा है। अब भाई पिछला जो क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, पिछला जो क्वेश्चन था मेरे पास में उसके अंदर में ये जो दोनों टर्म्स थी ना, ये जो दोनों टर्म्स मेरे पास में गिवन थी, ये अलग अलग फॉर्मेशन में थी। यानी कि ये मेरे पास में क्या था, ये माइनस बीच में जुड़ा हुआ था इनके अंदर में, तो मैं उसके लिए डायरेक्टली इसको अलग से लिख के इसके ऊपर में कोची इंटीग्रल थ्योरम लगा पा रहा था, जिसमें मैंने सीधा कहा कि भाई ये दूसरी टर्म तो मेरे पास में 0 हो गई है। लेकिन अब जो केस लेके आ रहा हूं ना मैं इस क्वेश्चन के अंदर में, यहाँ पे दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। बेशक मेरे पास में ये पॉइंट है वो आउटसाइड है और ये मेरे पास में इनसाइड है, लेकिन मैं इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। अब इसके लिए आपको एक छोटी सी टेक्निक याद रखना होगा, एक छोटा सा इसका ट्रिक याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से जो आप कॉलेज टाइम में पढ़ते हैं तो बहुत लेंदी वे से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना उसको अच्छे से समझ लेना। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ भाई कि अपना ना एक जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो हमने एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसका नंबर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 9416878402। देखिए इसके अंदर में क्या है कि जितने भी हमारे पास में सब्जेक्ट रिलेटेड डीपीपीज होते हैं, मतलब जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, या फिर आप कहें कि जो भी मॉड्यूल्स होंगे, या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट्स होंगे, या फिर जो भी ये आप लोगों को पीडीएफ है, ये वहीं पर आप लोगों को मिलने वाली है। क्योंकि जो भी पर्सन है भाई, जो भी इसको हैंडल कर रहा होगा, जिसके जो आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार कर रहा है, वो ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप जब भी आप लोगों को इस ग्रुप के अंदर में ज्वाइन होना है तो आप उनको मैसेज डाल दीजिएगा, जैसा भी होगा आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। आप जितना जैसा भी प्रोसीजर होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और ये ग्रुप केवल और केवल भाई जो इनिशियल 100% होंगे ना, जो 100 कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं के लिए अवेलेबल रहेगा, उसके बाद में कोई भी इनके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो भाई आप जितना जल्दी होंगे, जितना जल्दी जुड़ेंगे, उतना आप लोगों को बेनिफिट होगा। ये सारी डीपीपीज वहीं पर मिलने वाली है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस चीज़ को लेके कि क्या टेक्निक यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। तो आप टेक्निक याद रख लेना, दैट इज ONID। ONID आप लोगों को टेक्निक याद रखनी है। अब ONID का मतलब समझो कि जो भी हमारे पास में आउटसाइड है ना, जो भी हमारे पास में आउटसाइड पोल बना है उसको तो आप न्यूमरेटर के साथ में ले जाएंगे, और जो भी आपका इनसाइड है उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा भाई। इसको समझाने के लिए तो बैठे हम यहाँ पर आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पर देखो मेरे पास में, मेरे को ये बताओ
कि z-1/2 और z-3 में से कौन सा इनसाइड था और कौन सा आउटसाइड था। तो आपने कहा जी z-3 था ना वो आउटसाइड था और z-1 था वो मेरे पास में इनसाइड था। तो खाली इसको रखो, बाकी जितना भी टर्म है ना इसको तो डिनोमिनेटर में रखो, बाकी जो बच गया ना इसको न्यूमरेटर के साथ में जोड़ दो। तो बाकी बचा क्या, cos 2πz 2z-3। तो इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओ। बिल्कुल वही चीज़ मैंने की कि इस टर्म को मैं ले गया न्यूमरेटर में सारे को, cos 2πz 2z-3, यानी कि ये अब मेरा क्या बन गया, ये मेरा फंक्शन ऑफ z बन गया। और नीचे जो डिनोमिनेटर में जो इनसाइड पॉइंट है वो इनसाइड पॉइंट मैंने लिख दिया, दैट इज z-1/2 आप लोग के पास में डिनोमिनेटर में आ गया। क्या अब हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है? बिल्कुल बन गई भाई। तो मेरे पास में एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई है, cos 2πz 2z-3 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जो भी मेरे पास में इसका रिजल्ट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, इसका पूरे का इंटीग्रल बनेगा दैट इज इक्वल टू 2πi एफ ए बनने वाला है। ठीक है, अब फंक्शन कौन सा था, फंक्शन तो ये है मेरे पास में। अब इसके अंदर में ए की वैल्यू पुट करनी है, और ए कहाँ से लेके आएंगे, जो इसके डिनोमिनेटर में बचा है ना भाई, ये तो ए होगा। इसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से आप लोग के पास में ए की वैल्यू आएगी 1/2 आप लोग के पास में आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने जेड की वैल्यू 1/2 इसके अंदर में पुट करी, यहाँ पर पुट करेंगे जेड की जगह पर आप 1/2 पुट करेंगे, इसके अंदर में भी मिला आप लोगों को, यहाँ पर भी पुट किया। तो आपके पास में जो आंसर बनने वाला है इस पूरे को आप लोग जब सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2πi डिवाइडेड बाई 5 आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखने वाला था वो ये ध्यान रखने वाला था कि यहाँ पर दोनों पॉइंट सेपरेट नहीं है, इसलिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ रहा है, मुझे ONID फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए थोड़ी देर के बाद कि अच्छा आप लोगों ने एक तो बाहर निकाल दिया और एक मेरा इनसाइड है और एक आउटसाइड है, अगर दोनों ही हमारे पास में इनसाइड आ जाए तो भाई उसका भी सॉल्यूशन देंगे, थोड़ी तसल्ली रखो। ठीक है ना, उसका भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया ये पॉइंट। तो ऐसे केसेस के अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आउटसाइड है उनको तो आप न्यूमरेटर में लेके जाओ, और जो इनसाइड पॉइंट है ना उनको आप कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर के अंदर में रख के ऑपरेट करना है। और जो न्यूमरेटर में चला गया वो पूरा फंक्शन ऑफ जेड बन जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होती है हमारी एफ जेड इज इक्वल डिवाइडेड बाई z-a, ये फॉर्मेशन होती है, इस पूरे का क्लोज लूप होता है। तो यहाँ पर आपका जो 2πi एफ ए आपका जो रिजल्ट बनता है वहाँ पर आप लोग को इसकी वैल्यू पुट करनी है। जो एफ जेड बन गया वहाँ पर आप लोग इसका फंक्शन ऑफ ए निकाल के उसकी वैल्यू को पुट डाउन कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारे पास में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझने की कोशिश करना कि z² - 4 डिवाइडेड बाई z² + 4, इसने कहा है कि एवलेटेड एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज से समझ में आ गया कि जो हमारे पास में आंसर आने वाला है हमें एज इट इज़ रखना है। अगर ये क्लॉकवाइज दे रखा होता तो जो आंसर हमारे पास में मिलता उसका हमें नेगेटिव करना पड़ता। अब कह रहा है कि अराउंड द सर्किल, अरे भाई ये तो मेरे को मिल गया सर्किल जो मेरे को चाहिए था, भूल जाओ सब इसको पूरे को भूल जाओ, और अब मेरे को सिर्फ इसके ऊपर में काम करना है। इनिशियल पहला स्टेप ओरिजिन फाइंड करो। ओरिजिन फाइंड कर लिया आप लोगों ने, आप लोगों को मिला आई और 0 मिल गया, ये इसका ओरिजिन डिफाइन करता है। और ये मेरे पास में 2 इसका क्या रिप्लाई डिफाइन करेगा, इसके रेडियस को डिफाइन करेगा। तो आप यहाँ पे कर्व बनाएंगे। तो कर्व बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा चीज़, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसके अंदर में जो आप लोगों को कर्व मिलने वाली है, ये भाई आप लोगों ने एक एक्सिस बना लिया, ये मेरे पास में एक्सिस बन गया। ओरिजिन कहाँ पर है, आई पे है, तो आई कहाँ मिलने वाला है भाई, ये थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये ऐसे बन गया, यहाँ पर आई होगा भाई, ये मेरे पास में आई हो गया इमेजिनरी एक्सिस पे। और इसका रेडियस कितना बोला इसने रेडियस बोला है कि मेरे पास में 2 आ रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 रेडियस आने के लिए आपको ऊपर कितना चलना पड़ेगा भाई। आप यहाँ से 1 मान लिया, 2 मान लिया, और ये 3 हो गया, यानी कि आप यहाँ पर पहुँच गए, ये 3 आइटा हो गया। नीचे आप आओगे तो एक तो आपके पास में ये हो गया और एक आपका ये हो गया, यानी कि आप नीचे कहाँ जाओगे, आपका वैल्यू माइनस आइटा पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को इसका रेडियस बना रहे हो तो ये कहीं ऐसा मेरे पास में बनने वाली कर्व, ये मेरे पास में कर्व बन गई है, यानी कि नीचे आपकी जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है, माइनस आइटा आ रही है, और ऊपर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 3 आइटा आ रही है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसके अंदर में बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अंदर में कितना मूव करेगा, तो ये रेडियस इधर भी कितना रहने वाला है, मेरे पास में 2 रहने वाला है, यानी कि ये मेरे पास में 2 पॉइंट होगा, और ये मेरे पास में कितना होगा, ये -2 पॉइंट रहने वाला है। ये पूरा जो इसका रेडियस बनेगा वो आप लोगों के पास में 2 रहने वाला है। ओके, चलिए अब इसको मैं लेकर बात करता हूँ इसको क्वेश्चन को कि क्या क्या हमारे पॉइंट्स कौन कौन से के बीच में रहने वाले हैं भाई। चलो जी, अब देखो
छोटा सा इसके अंदर में आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में नहीं है ये। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में नहीं होने के कारण में मैं इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वेयर प्लस में 4 जो लिखा हुआ है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास में जेड माइनस 2 आइटा और जेड प्लस में 2 आइटा का फॉर्मेशन है। ये नहीं आया समझ में भाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलने वाला आपको, जेड स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पे इसको स्क्वायर को आप करेंगे तो 2 माइनस 2 आइटा स्क्वायर मिलेगा आप लोगों को, सॉरी 4 आइटा स्क्वायर मिलेगा। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है कि -1 होती है। तो ये जब -1 खुलेगा तो यहाँ पर आपके पास में क्या बनने वाला है, जेड स्क्वायर प्लस में 4 आप लोग के पास में मिलने वाला है। यानी कि आप इस फॉर्मेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्मुलाइजेशन के अंदर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होती है वो ये होती है एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए या जेड प्लस ए की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में फंक्शन तो मेरे पास में बन रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ जेड स्क्वायर आ रहा था, तो मैं उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में लाने के लिए इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टेप, आप लोगों ने समझ लिया। पहला स्टेप आप लोगों ने कर्व बना ली। दूसरा स्टेप आप लोगों ने क्या कर लिया, इसका जो लूप थे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में बना लिया। अब तीसरे स्टेप में आप लोग को क्या करना है, इसकी जो डिनोमिनेटर उसको 0 के बराबर पुट कर दो। तो 0 के बराबर पुट किया आप लोगों ने, तो आपके पास में पहला पॉइंट यहाँ से बना 2 आइटा और दूसरा क्या बना आपको -2 आइटा। अब अपने कर्व के अंदर में समझो भाई, यहाँ पे कर्व के अंदर में समझो कि इनसाइड कौन सा है और आउटसाइड कौन सा है। तो -2 आइटा की बात कर रहा है भाई ये। तो -2 आइटा यहाँ पर एक आई आया था और एक आई आए थे, यानी कि नीचे की साइड में आप खाली माइनस आइटा तक पहुँच पा रहे थे। और ये जो पूछ रहा है ये कह रहा है कि -2 आइटा, यानी कि ये -2 आइटा कहीं आ रहा होगा। क्या ये मेरी कर्व के अंदर में बीच में कहीं इनसाइड में जो है एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? भाई ये तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, ये तो बाहर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मेरे को देखना है 2 आइटा। तो 2 आइटा कहाँ पे रहने वाला भाई, यानी कि ऊपर की साइड में रहने वाला। तो ये खुद अपने आप में आइटा था इसका सेंटर, तो ये 2 आइटा हो गया और ये मेरे पास में 3 आइटा हो गया। ये मेरे पास में सेंटर जो है इसका लाई कर रहा है, मतलब जो जो अंदर कर्व बनी हुई है उसके अंदर में लाई कर रहा है। तो लाई कर रहा है तो मुझे इसके लिए जो है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई कि ये दोनों पॉइंट तो भाई मेरे पास में मल्टीप्लिकेशन में आ गए भाई। अब मल्टीप्लिकेशन में आगे तो मुझे एक टेक्निक बताई गई थी कि अगर ऐसा हो जाए कि एक इनसाइड है और एक आपका आउटसाइड है, तो ऐसी चीज़ के लिए आपको टेक्निक लगानी है ONID, यानी कि जो भी आपका आउटसाइड है उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, जो इनसाइड है उसको आप डिनोमिनेटर में रखो। तो अब वही चीज़ करिए मैंने पिछली जो क्वेश्चन था उसके अंदर में भी। तो आप लोगों ने जेड स्क्र माइनस में 4 डिवाइडेड बाई जेड प्लस में 2 आइटा, क्योंकि ये बाहर था, इसको न्यूमरेटर के साथ में लेके चलेगी। बाकी जो बचा जो इनसाइड है उसका अपने डिनोमिनेटर में रखा, दैट इज जेड माइनस 2 आइटा। और इसका जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज 2 पाई आइटा। और एफ, क्योंकि फंक्शन जो मेरे पास में वो 2 आइटा पे बनेगा, क्योंकि जेड इसको डिनोमिनेटर को आप 0 के बराबर पुट करेंगे, देन यू विल गेट 2 आइटा। आप लोग को ये वैल्यू मिलने वाली है। ये तो मेरे पास में ए होगा, जो फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू मैं रखता हूँ उसके अंदर में। तो ये तो मेरे पास में अब ए बन गया। तो इस ए को अपने फंक्शन के अंदर में पुट डाउन करो। अब फंक्शन कौन सा है, फंक्शन तो ये बनाया ना अभी नया मेरा। जब मैं डिनोमिनेटर को जो आउटसाइड थे उनको न्यूमरेटर में ले गया, तो ये मेरे पास में नया फंक्शन बना है। तो अब ये प्रेजेंट में इसी फंक्शन के अंदर में मेरे को वैल्यू पुट करनी है। जब इसके अंदर में वैल्यूज पुट करेंगे देन यू विल गेट -8/4 पाई आप लोग को इसका मिलने वाला है। इस वैल्यू को पुट करके देखना भाई, जहाँ भी जेड है वहाँ पर 2 आइटा आप लोग पुट करके देखेंगे। तो अब आपके पास में क्या बना, ये आपको F2 आइटा की वैल्यू मिल गई है। 2 पाई आइटा अपने आप में कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आप लोग के पास में रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ -4 पाई, ठीक है। तो कंसेप्ट वही था समझने का। इसके अंदर में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या डाल दिया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में नहीं दिया। तो आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आए इन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन का भी आना चाहिए कि ये आप लोगों ने ये नहीं है कि भाई मैंने पढ़ लिया और बस ये हो गया भाई मेरे याद हो गया जेड माइनस ए होगा या जेड प्लस ए होगा। उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए आप लोग को कि कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ये है कि ये मेरे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में नहीं था, क्या मैं इसको जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कैसे, जेड-2 आइटा और जेड प्लस में 2 आइटा, क्योंकि ये पूरा जेड प्लेन का खेल है ना। और जेड प्लेन के अंदर में हम जो इमेजिनरी होते हैं उनको भी हम कंसिडरेशन में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी भाई इन क्वेश्चंस को लेके। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, इसके बाद में एक लेक्चर और आएगा, क्योंकि बहुत बहुत बड़े इसके अंदर में टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक्स होते हैं। तो वो सारे हम इसके अंदर में कवर करते आएंगे। धीरे धीरे चीज़ें पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा चीज़ों को लेके। एक ही दिन में सारा आप लोगों के दिमाग में डाल दूंगा तो मैसअप हो जाएगा चीज़ों को लेके। अभी क्योंकि मैंने बात करी है कि ये
एक पॉइंट्स की बात करिए, अब दोनों पॉइंट अगर लाई करेंगे तो कैसे हमको यूज़ करना है, ठीक है। और जब ये हमारे पास में इमेजिनरी एक्सिस पर आ जाएंगे, जब हमारे पास प्लेन जो है ये इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाएंगे, या फिर जो मैंने आप लोग को बताया z-a प्लस में आइटा बीटा वाले फॉर्म में आ जाएंगे, तब हमें कैसे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। बस खेल वो ही रहेगा, रास्ते थोड़े बदल जाएंगे, ठीक है। कैसे बदलेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है, इसी का कनेक्टेड पार्ट होगा, कोशी इंटीग्रल थ्योरम का ही होगा, सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम इस चैप्टर को लगभग ख़त्म कर देंगे उसके अंदर में, ठीक है। फिर आप लोगों को प्रैक्टिस शीट और जो भी चीज़ें होंगी वो आपके व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी, जैसा भी नंबर आप लोगों को शेयर कर दिया गया है 9416878402। आप इसके ऊपर में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, कैसे आपको ज्वाइन करना है इसका प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा ऑपरेटर के द्वारा, और जो भी कंटेंट होगा वहाँ पर आप लोग के पास में ये PDF फाइल्स वहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई।